वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2023 की क्राइम थ्रिलर कोरियन मूवी टारगेट की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हम कोरिया के हाल को देखते हैं, जहां लोग काफी ज्यादा ऑनलाइन चीजों के आदी हो चुके हैं। मतलब यार, कुछ भी खरीदना बेचना हो, ऑनलाइन ऐप के भरोसे बैठे रहो। लेकिन मैक्स नाम का बंदा तो एकदम बहुत ही आगे का है। उसने अपने आई मैक को सेल करने के लिए ऐड डाला होता है, और क्योंकि वो ज्यादा पुराना नहीं था, अभी हाल ही में लिया था उसने, इसलिए उसको खरीदने के लिए बहुत लोग इच्छा जाहिर करते हैं। मगर मैक्स चूज करता है एक लड़की की प्रोफाइल को, क्योंकि उसका मन था कि जब वो आई मैक लेने के लिए आएगी तो मैं उसको थोड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा, उसको डेट पे लेके जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, उसके साथ जो होने वाला था ना, वो अपने बुरे ख्वाब में भी कभी सोच नहीं सकता था। तो इसके बाद हमें जेनी नाम की लड़की को दिखाते हैं, जो कि एक फ्लैट का काम करवा रही है। वो अपने वर्कर से कहती है कि इसको ऐसे करना था, ऐसे नहीं करना था, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी, तुमने ये कर दिया, बताओ। तो वर्कर्स का हेड कहता है कि अरे ठीक ही तो है, जरा सा यहाँ से वहां हो गया तो क्या कौन सा आफत आ गई, दिखने में तो सुंदर ही लग रहा है। तो जेनी कहती है अरे तुम समझोगे नहीं, मुझे काम से निकलवाओगे क्या। इसके बाद दोस्तों हम जेनी को उसके ऑफिस में देखते हैं। वो अपने बॉस को सारी बातें बताती है। तो उसका बॉस कहता है कि जब निगरानी करने का काम मैंने तुम्हें सौंपा था ना, तभी मुझे तुम पे शक हो रहा था कि तुम नहीं कर पाओगी, और देखो तुमने सच में ऐसा काम किया। तो जेनी कहती है कि दरअसल मुझे कल अपना घर शिफ्ट करना था, तो मैं उसी काम में बिजी थी। देखिए, आज के बाद कभी गड़बड़ी नहीं होगी। तो बॉस बस इतना कहता है कि वर्कर से दोबारा काम करवाओ, पर मैं तुम्हें अपने जेब से एक भी फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, हनी। हाँ दोस्तों, वो हनी कहता है उसको। अब ये सुनते ही जेनी कहती है कि बॉस आप मुझे हनी मत कहिए, मुझे सही नहीं लगता। तो बॉस कहता है कोई बात नहीं, मेरा स्टाइल है ये। इसके बाद जेनी अपने कॉलीग मिनी के साथ अपना दुखड़ा शेयर करते हुए अपने वर्क प्लेस पे जाती है। मिनी कहती है मुझे लगता है बॉस तुम्हें पसंद करते हैं, इसीलिए तो तुम्हें हनी बोलते हैं। हनी कौन कहता है आजकल कोई किसी को, हमें तो हमेशा हमारे नाम से बुलाते हैं। तभी रास्ते में ही बॉस का कॉल आ जाता है। जेनी तो ड्राइव कर रही होती है, तो वो कॉल को स्पीकर पे डाल देती है। बॉस कहता है कि देखो इस बार सही से काम करना, पिछली बार की तरह पॉटी करने मत बैठ जाना। और कॉल कट होने के बाद मिनी ये पॉटी वाली स्टोरी जानना चाहती थी कि क्या है ये पॉटी वाली स्टोरी। तब जेनी बताती कि क्या बताऊं यार, एक बार ना मैं वर्क प्लेस पे थी, अब मुझे पॉटी आई तो वॉशरूम यूज कर लिया मैंने, पर मुझे नहीं पता था कि टॉयलेट शीट का काम पूरा ही नहीं हुआ है, तो सेकंड फ्लोर से पहले फ्लोर पर सारा माल गिर गया था। अब ये सुनकर मिनी बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। कहती मेरी बात सुनो, मैंने अभी तुम्हें कहा था ना कि बॉस तुम्हें लाइक करते हैं, तो अब मैं जो कहने वाली हूँ उसे दिल पे मत लेना, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। क्योंकि यार इस तरह कौन मजाक उड़ाता है किसी का। दूसरी ओर दोस्तों, मैक्स को रात के 7 बजे अपने आई मैक की खरीदारी का वेट करना पड़ जाता है अपने घर पे, क्योंकि आज उसका कस्टमर आने वाला है। वो मस्त परफ्यूम वगैरह डालकर तैयार बैठा होता है, पर तभी उसको अपनी बायर का मैसेज आता है कि सुनो मुझे जरा कुछ काम आ गया है, तो मैं अपने भाई को भेज देती हूँ, उसको दे देना, तुम पेमेंट वगैरह कर देगा वो। अब मैक्स बड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसने तो कुछ अलग ही दिमाग में पका के रखा हुआ था, लड़की आएगी उसको पटाऊंगा। लेकिन जब बायर का भाई मैक्स के घर पर आता है, तो मैक्स उदासी से दरवाजा खोलता है, उसको आई मैक दिखाता है, और फिर जैसे पैसे लेने को बढ़ता है तो वो बंदा मैक्स के पेट में चाकू कर देता है। और दोस्तों सच में यार, मुझे लगा कॉमेडी होगी, लेकिन यहाँ पे तो उसकी मौत हो जाती मैक्स की। इसके बाद किलर देखता है कि मैक्स के फोन पे उसके फ्रेंड का मैसेज आया हुआ है कि कैसा गया ब्लाइंड डेट। तो मैक्स के फिंगरप्रिंट से उसका फोन अनलॉक करके किलर उसके दोस्त को रिप्लाई कर देता है कि हाँ बहुत ही बढ़िया गया यार, और मैं उसी के साथ बुसान जा रहा हूँ, आके बताऊंगा पूरी डिटेल क्या हुआ। तो मैक्स का दोस्त भी कहता है कि अरे इतनी जल्दी इतना आगे बढ़ना सही नहीं है, लेकिन किलर उसको टेंशन लेने से मना कर देता है। इसके बाद दोस्तों किलर मैक्स के प्रोफाइल से उसके घर की बाकी चीजों को भी ऑनलाइन सेल पे डाल देता है। किलर अपने दूसरे शिकार को ढूंढने में तो लग चुका था, पर अभी तक हमें किलर का फेस नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हम देखते हैं जेनी को, जो कि वर्क प्लेस पे अकेले ही टाइल्स करवा रही है, और तभी वहाँ पे उसका बॉस आ जाता है खाना लेकर। वो बड़े ही प्यार से मीठी मीठी बातें करता है जेनी से, और उसकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम के बारे में उससे पूछता है। वो बता भी देती है कि मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, रिपेयरिंग की बात करी थी मैंने, पर कुछ ज्यादा ही खर्चा बता रहा है, बिना वॉशिंग मशीन के जिंदगी और खराब हो जाएगी मेरी। तो बॉस कहता है मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ, मैंने इंजीनियरिंग में टॉप किया है। और तभी वहाँ पे मिनी भी खाना लेकर आ जाती है, और जब उसको पता चलता है कि बॉस जेनी के घर जाने की फिराक में है, तो वो भी साथ में जाती है। लेकिन दोस्तों घर पहुंचने के बाद तो ये बॉस वॉशिंग मशीन रिपेयर करने का नाम ही नहीं लेता, और आखिर में वो बता ही देता है कि अरे मैंने ना सिविल इंजीनियरिंग में टॉप किया है, मैकेनिकल में नहीं। तो मिनी कहती ठीक है फिर आप जाइए, आपसे नहीं हो रहा है तो। और तब वो कहता है कि अरे इतनी भी क्या जल्दी है, एक कप जरा कॉफी तो हो जाए। मगर मिनी उसे मजबूर कर देती है घर से जाने के लिए। लगता है बहुत ही ठरकी है दोस्तों ये। अगली सुबह जब जेनी अपने कार से काम पे जाती है, तभी उसे फोन में वॉशिंग मशीन का एड दिख जाता है 30,000 में सिर्फ, और ये ऑफर जेनी को बड़ा मस्त लगता है। तो वो तुरंत ही पेमेंट करके अपना एड्रेस डाल देती है, और शाम में 7 बजे उसके घर पे वॉशिंग मशीन फिट करने वाला
पहुंचने वाला था। तो वो जेनी को कॉल करके एग्जैक्ट एड्रेस पता करता है, लेकिन जेनी तो अभी काम पे थी। वो कहती भैया आप एक काम करना, कभी और नहीं आ सकते क्या आप, लेकिन वो साफ मना करता है। इसलिए फिर जेनी वर्कर्स हेड से बात करती है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हुए कहती है कि मुझे अभी घर के लिए निकलना होगा, प्लीज अच्छे से काम करवा दीजिएगा जो भी मैंने आपको बताया। पर वो नहीं मानता, कहता है कि मैडम आप खुद ही रुक कर देख लो, वरना बाद में मुझे बोलोगी ये नहीं किया वो नहीं किया। लेकिन क्योंकि जेनी को पहले अपना काम करना था तो वो उसको हेड को कहती है अरे मुझे पूरा भरोसा है तुम पे, तुम सही काम करोगे। और ये कहकर जेनी घर चली जाती है दोस्तों। तो इंस्टॉलेशन वाले भैया काफी देर तक कोशिश करते हैं पर वॉशिंग मशीन ऑन नहीं होती। वो कह देता है कि मैडम ये मशीनें खराब लग रही है, जिससे जेनी को बहुत ही गुस्सा आता है कि नई नई मशीन कैसे खराब हो गई। अब इंस्टॉलेशन वाला तो चला जाता है, लेकिन जब जेनी ध्यान से सेलर की हिस्ट्री चेक करती है तो हिस्ट्री में कुछ होता ही नहीं, वो डिलीट हो चुकी थी। जेनी के पास सेलर की बस आईडी रह गई थी, तो वो ऑनलाइन फ्रॉड वाले साइट में जाकर खुद उस आईडी को डाल देती है, लेकिन उस आईडी से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। इसीलिए अगले दिन जेनी साइबर क्राइम के ऑफिस जाती है और अपनी रिपोर्ट दर्ज करा देती है। फिर वो कहती है कि ये धोखेबाज कब तक पकड़ा जाएगा, जहां ऑफिसर सैम उसको कहता है कि इस तरह के केसेस आए दिन होते रहते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो जेनी कहती है कि मैंने एक झटके में अपने 30,000 रुपए गवा दिए और आप कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा आखिर बता तो दीजिए। तो सैम बताता है कि टाइम तो 3-4 महीने लग सकते हैं। तो जेनी कहती है क्या कह रहे हो, इतना टाइम लगेगा क्या उस धोखेबाज को पकड़ने में। तो सैम जवाब देता है कि 3-4 महीने के बाद तो हम आपके केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, पकड़ने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं, जिससे जेनी और भी परेशान हो जाती है। और तभी सैम के सीनियर ऑफिसर जिसका नाम जॉन है, वो जेनी को कंप्लेंट का एक बंडल दिखाते हुए कहता है कि ये सिर्फ 2 दिन की कंप्लेंट्स है। नौवनगुश शहर में 2 दिन के अंदर 100 से भी ज्यादा फ्रॉड्स हुए हैं। हम पहले के केसेस को पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, तभी जाकर आपकी बारी आएगी। अभी एक काम करिए, आप घर जाइए, थोड़ा रिलैक्स रहिए। जेनी दोस्तों फिर सारी बात आकर मिनी को बताती है कि यार ऑनलाइन बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं, पिछले साल तो मेरा खुद 1.5 लाख का चूना लगा था। ये मिनी कहती है ये बातें, और आज तक दोषी का कोई पता नहीं चला। मैं तो कहती हूँ ये सारी चीजें भूल जाओ, 30,000 ही तो थे, लाइफ में आगे बढ़ो। और तभी इनका बॉस आ जाता है दोस्तों। वो जेनी का उतरा हुआ मुंह देखकर मिनी से पूछता है इसको क्या हो गया। अब जेनी तो उस बात को टालना चाहती थी, लेकिन मिनी तो सारी चीजें बता देती है कि इसके साथ धोखा हो गया 30,000 रुपए का। काम के बाद जेनी वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए शोरूम में जाती है, जहां न्यू वॉशिंग मशीन का दाम सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। 2 लाख एक्चुअल प्राइस पे थी सेल, और जो थोड़ा सस्ती भी थी ना वो भी 1.5 लाख के करीब थी। तो जेनी सेल्समैन को अपना कार्ड देती है और कहती है कि 12 महीने की इंस्टॉलमेंट में खरीद पाऊंगी मैं, और इसको डिलीवर होने में कितना टाइम लगेगा। तो सेल्समैन कहता है कि 2 दिन के बाद सुबह 11 बजे आपके घर पहुंच जाएगी। तो जेनी कहती है आज डिलीवरी नहीं हो सकती क्या। तो वो कहता है कि नहीं, पहले से बुकिंग चल रही है तो आपको 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। अब जेनी के कई सारे कपड़े गंदे रखे हुए थे, इसीलिए वो रात में लॉन्ड्री से कपड़े धुलवा कर घर जा रही होती है, पर भारी होने की वजह से प्लास्टिक बैग फट जाता है और उसके कपड़े रोड पे फैल जाते हैं दोस्तों। फिर वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े उठाने लग जाती है, क्योंकि उसके कपड़ों में अंडरगारमेंट्स भी थे और रोड पर चलने वाले लोग उसको बड़ी अजीब नजरों से देख रहे होते हैं, जिससे जेनी को उस स्कैमर पे बड़ा गुस्सा आता है कि उसकी वजह से आज मुझे ये हाल देखना पड़ रहा है। और वो घर जाकर उसको ऑनलाइन खोजने की कोशिश करती है, ये सोचकर कि अगर वो स्कैमर है तो मुझे स्कैम करने के बाद जरूर दूसरे बकरे की तलाश में होगा। काफी देर तक सेकंड हैंड मार्केट वाली साइट को खंगालने के बाद उसको एक दूसरा प्रोफाइल मिल जाता है। दूसरा प्रोफाइल मतलब कोई दूसरा होगा जो हाउस होल्ड आइटम्स को सेल करना चाह रहा है, मगर रीजन उसने यही दिया है कि मुझे विदेश जाना है, इसीलिए मैं अपना सारा सामान बेचना चाह रहा हूँ। अब उस प्रोफाइल में भी पहले कोई खरीदारी नहीं की गई थी, यानी वो न्यू प्रोफाइल थी। इसीलिए जेनी उस साइड में कमेंट कर देती है कि ये एक स्कैमर है, इसके झांसे में मत फंसना। और बस दोस्तों ये कमेंट स्कैमर भी देख लेता है। वो फिर डार्क वेब से जेनी की सारी डिटेल्स निकलवाता है और डायरेक्ट उसके फोन पे मैसेज करता है कि जो हुआ उसे एक सबक समझकर याद रखो। जिसके बाद तो दोस्तों स्कैमर और जेनी के बीच काफी कहासुनी हो जाती है चैट में भी। स्कैमर जेनी से कहता है कि तुम बहुत ही पछताओगी, मैंने क्लियरली तुम्हें वार्न कर दिया है। जेनी भी कहती है पछताओगे तो तुम, जब पुलिस तुम पे डंडे बरसाएगी, मैंने तुम्हारे खिलाफ ऑलरेडी कंप्लेंट कर दी है। तो इसके बाद स्कैमर का कोई जवाब नहीं आता और जेनी रिलैक्स हो जाती कि चलो पुलिस के नाम से डर गया। इन्हीं सब चीजों की वजह से दोस्तों जेनी बड़ी देर से सोई होती है और अब उसके ऑफिस जाने में भी लेट हो जाता है। तो वो जैसे ही ऑफिस जाती है वैसे उसके बॉस उसे अपने केबिन में बुलाते हैं कि आज फिर तुम लेट हो गई। तो जेनी बताती है कि नहीं, रात में मैं उस स्कैमर के बारे में पता करने लग गई थी और उसने मुझे सोने नहीं दिया, धमकियों पे धमकी दे रहा था। तो बॉस कहता है कि इन सब बेकार की चीजों में मत पड़ो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इन अपनी पर्सनल लाइफ के चक्कर में ऑफिस के कामों को मत छोड़ो, लेकिन तुम अपने घर के कामों में लगी हुई हो। और अपने बॉस के मुंह से दोस्तों ये वार्निंग सुनकर जेनी को फिर से स्कैमर की याद आ जाती है कि उसकी वजह से मुझे ये सारी चीजें देखनी पड़ रही है। क्योंकि अभी मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, स्कैमर ने भी एक सेंटेंस कि मैंने तुम्हें वार्न किया था,
ये बात बोली थी स्कैमर ने, और यही बात अभी इसका बॉस भी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था। तो मतलब वो ऐसे ही इस एंगल से सोच रही है कि कहीं मेरा बॉस स्कैमर तो नहीं। और अब लंच टाइम में दोस्तों जेनी को अनजान नंबर से कॉल आता है। सामने से एक लड़की कह रही होती है कि मैंने फ्री गिव अवे के लिए कॉल किया है। तो जेनी रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल कट कर देती है और वापस खाने में बिजी हो जाती है। लेकिन फिर उसे दूसरे नंबर से कॉल आता है और इस बार कोई आदमी होता है, पर वो भी सेम बात करता है कि मैंने फ्री गिव अवे के लिए कॉल किया है। इस तरह जब बार बार कॉल आता है तो जेनी कॉल्स उठाने से कतराती है, बंद कर देती है। अब वो चेक करती है अपना सेकंड हैंड सेलर प्रोफाइल और देखती है कि किसी ने उसके प्रोफाइल से फ्री वॉशिंग मशीन की गिव अवे डाल के रखी हुई है। हाँ दोस्तों, उसके प्रोफाइल से, यानी कि लगता है इसका फोन हैक हो गया है या वो वेबसाइट में इसका अकाउंट हैक हो गया है। ऊपर से उसके प्रोफाइल में मैसेज भी आता है कि अपना फोन उठाओ। यानी दोस्तों जेनी कॉल्स पिक नहीं कर रही थी और इसके बारे में भी स्कैमर को पता चल पा रहा था। पर जेनी उस साइड पे लिखने जाती है कि किसी स्कैमर ने ये पोस्ट किया है, या फिर वो सीधा ये लिख देती है कि गिव अवे खत्म हो गया है, प्लीज कोई कॉल ना करे। इस तरह दिन भर परेशान होने के बाद वो अपने घर जाती है थक हार कर और जमीन पे ही लेट जाती है। तो तभी उसके घर का डोरबेल बजता है। एक बंदा आया हुआ था चिकन नगेट्स की डिलीवरी करने के लिए। दरवाजा खोलकर जेनी उसको समझाने की कोशिश कर रही होती कि मैंने ये ऑर्डर नहीं किया, और तभी 2-4 और फूड डिलीवरी वाले बंदे आ जाते हैं। उन्हें जेनी समझाती कि मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं किया, पर वो फोन नंबर और एड्रेस बताते हुए कहते हैं कि ये तो आप ही का है ना, हमें यहीं से रिसीव हुआ है। और फिर अगले दिन बाहर जाने से पहले जेनी अपने दरवाजे पर एक नोट चिपका के जाती है जिसमें लिखा होता है नो डिलीवरी प्लीज, प्रैंक कॉल्स पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। इसके बाद वो जाती है साइबर क्राइम के ऑफिस और वहाँ पे सारी बातें ऑफिसर को बता देती है, सैम को बताती है, ऑफिसर सैम को। तो वो कहता है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि वॉशिंग मशीन की स्कैमर ने ही ये सारे प्रैंक कॉल्स किए होंगे। हो सकता है कि ये कोई दूसरा बंदा हो, इसीलिए इसका तो नया केस बनेगा। तो जेनी कहती मतलब मुझे और वेट करना होगा। तो जॉन कहता है, ऑफिसर जॉन, कि आपको मैंने धीरज रखने को कहा था ना, फिर आपने उसे उकसाया क्यों? मेरी सलाह मानिए, सबसे पहले अपना फोन नंबर चेंज कीजिए। और वहीं ऑफिसर सैम उसको आश्वासन देते हुए कहता है कि आप प्लीज परेशान मत होइए, हम जल्दी कुछ करते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑफिसर जॉन जाता है उस एड्रेस पे जहां से जेनी को वो खराब वॉशिंग मशीन बेची गई थी। अब लैंडलॉर्ड से बात करने पर पता चलता है कि मैक्स तो एक कॉलेज स्टूडेंट है और अभी वो घर पे नहीं है, क्योंकि वो मशीन शायद मैक्स की ही थी। लैंडलॉर्ड उसे कॉल भी करती है पर वो कॉल पिकअप नहीं करता। तो जॉन कहता है क्या हम उसके रूम की तलाशी ले सकते हैं, जिसके लिए लैंडलॉर्ड तो साफ मना कर देती, ये कहते हुए कि मैक्स गुस्सा करेगा। तो जॉन सैम को मैक्स का नंबर दे देता है और उस नंबर की कॉल हिस्ट्री निकालने को कहता है। इधर दोस्तों जब जेनी वापस अपने घर आती है तो शॉक हो जाती है। उसने सुबह एक नोट चिपकाया था दरवाजे पे, लेकिन अब वो नोट नहीं होता। जेनी डर के मारे तुरंत ऑफिसर जॉन को बुलाती है और वो उस बिल्डिंग का सीसीटीवी चेक करते हैं पहले। पर क्या है ना, इस सोसाइटी में सिर्फ 2 ही सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, एक मेन गेट पे और एक पार्किंग एरिया में। सिक्योरिटी गार्ड से पूछने पर पता चलता है कि यहाँ के लोगों को अपनी प्राइवेसी बहुत ही प्यारी है, इसीलिए वो हर जगह सीसीटीवी अलाउ नहीं करते। तो अब जॉन जेनी को थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कहता है। तभी एक और फूड डिलीवरी वाला बंदा आ जाता है। जेनी उससे पूछती है क्या ये ऑर्डर यूनिट 302 के लिए है या किसी और के लिए? तो वो कहता है हाँ 302 के लिए है। तभी जेनी जॉन से कहती कि कुछ करो जरा, ऐसे डिलीवरी वाले आ रहे हैं घर पे जबकि मैं ऑर्डर भी नहीं कर रही हूँ। तो जॉन कहता है ठीक है तुम जाकर थोड़ा रेस्ट करो, मैं यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट से बात करके ये मामला सॉल्व करता हूँ। जेनी के जाते ही जॉन उस फूड डिलीवरी वाले को समझा बुझा के भेज देता है। इतने में दूसरा फूड डिलीवरी वाला वहाँ पे पहुंच जाता है, फिर उसे भी समझा बुझा के जॉन भेज देता है। और दोस्तों इसी दिन जेनी अपना फोन नंबर भी चेंज कर लेती है। रास्ते में उससे मिलने मिनी भी आ जाती है और उसको जब सारी बातें जेनी बताती है ना कि यार ये खोपड़ी खराब हो रखी है मेरी आजकल, तो मिनी उसको ये अपार्टमेंट भी चेंज करने को कह देती है। पर जेनी कहती है अभी अभी तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, अब इतनी जल्दी मैं दूसरा अपार्टमेंट कहाँ ढूंढूंगी। दोनों थोड़ा खाते पीते हैं और उसके बाद मिनी अपने घर जाने लग जाती है। तो जेनी उसे कहती है कि यार आज रात यहीं पे रुक जाना मेरे साथ, मेरा तो पागल हो रहा है दिमाग खराब। लेकिन मिनी कहती है यार मेरा पति पागल हो जाएगा, उसको लगेगा मैं उसे चीट कर रही हूँ, इसलिए सॉरी मैं तो नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे यहाँ। और अगले दिन जब जेनी अपने घर से निकलने के लिए दरवाजा खोलती है तो दरवाजा जरा सा खुलकर अटक जाता है, क्योंकि उसके दरवाजे के ठीक बाहर टेक्नीशियन सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर रहा था। जेनी कहती है ये कैसा कैमरा है? तो वो कहता है ये पर्सनलाइज्ड कैमरा है, इसमें सिर्फ आपके डोर का व्यू ही कैप्चर होगा। इसमें एक SD कार्ड है जो सिर्फ 1 हफ्ते तक ही फुटेजेस को स्टोर करके रख सकता है। इसके बाद वो टेक्नीशियन चला जाता है दोस्तों। तो जेनी भी बेफिक्र होकर अपने काम पे चली जाती है। अब वहाँ उसकी मॉम उसे मैसेज करती है कि तुम सही से सब मतलब हो गया ना तुम्हारा बेटा, शिफ्टिंग विफ्टिंग इतने दिनों से बात भी नहीं की तुमने? तो जेनी कहती हाँ बस मैं थोड़ा काम में बिजी हो गई थी माँ, वैसे आप कैसी हो? तो वो जवाब देती है मैं तो अच्छी हूँ बेटा, मैं तो नया AC खरीदने के लिए आई हूँ पर मेरा क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा। जेनी कहती है मैं पैसे भेज दूं क्या? तो वो कहती भेज दो, कुछ दिनों में लौटा दूंगी तुम्हारे पैसे, 1.5 लाख भेज दो मुझे। तो जेनी तुरंत उस नंबर पे पैसे भेजने लग जाती है। वो अपना दोस्तों पिन डाल ही रही होती है कि उसको दाल में कुछ काला लगता है और वो एक बार अपनी मॉम को कॉल करना सही समझती है, क्योंकि अभी तक तो मैसेज पे बातें हो रही थी पर कॉल नहीं लगता दोस्तों। तो जेनी अपनी मॉम से पूछती है
डैड कहाँ है? तो वो बोलती बेटा वो तो काम पे है। और जेनी के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसके पापा की तो मौत हो चुकी है। अब वो कहती तुम आखिर हो कौन? स्कैमर ही हो ना तुम? तो स्कैमर कहता है अरे अरे मैंने तो डैड के बारे में पता ही नहीं किया, गलती हो गई यार। अच्छा तुम्हारे डैड मर चुके हैं? ओ यहीं फंस गया मैं। इस तरह वो अपना स्टेटमेंट देता है कि मैं फंस गया। और रात में दोस्तों जेनी बड़ी बेचैन होती है, उसको नींद नहीं आती। तभी उसे आवाज आती है तो उसके गेट का लॉक खोल रहा होता है कोई। जेनी डरते हुए बाथरूम से बाहर आती है और देखती कोई अनजान लड़का उसके घर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। गेट तो पासवर्ड से खुलता है और उस लड़के को पासवर्ड पता था शायद। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि जेनी सोने से पहले दरवाजे की चेन लगा के सोती थी, जिसकी वजह से दरवाजा पूरी तरह खुलने से बच गया। जेनी पूछती कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो जवाब देता है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भेजा है वन नाइट स्टैंड के लिए। उसने ही एड्रेस और डोर लॉक का पिन मुझे बताया है। ये चेन भी तो खोलो तभी तो मैं अंदर आ पाऊंगा। और ये सुनते ही जेनी चिल्लाना शुरू कर देती कि चले जाओ यहाँ से वरना पुलिस को कॉल कर दूंगी, जिससे वो लड़का तो भाग जाता है। और फिर जेनी को स्कैमर का मैसेज आता है जो कहता है क्या हुआ, भगा दिया क्या उसको? अरे मैंने तो तुम्हारे भले के लिए किया था, मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा मजा दिलाऊं। हीरो कहता है अगर तुम चाहती हो कि ये सब रुक जाए तो 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी से मुझे 5 लाख रुपए भेजो। पर दोस्तों जेनी उसे पैसे नहीं भेजती और जैसे 5 मिनट पूरे होते हैं और एक आदमी उसके दरवाजे पर आ धमक जाता है और वो भी ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करता है कि मुझे अंदर आने दो, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तभी वहां पर ऑफिसर जॉन भी आ जाता है क्योंकि उसने पुलिस को कॉल कर दिया था जेनी ने, और वो उस आदमी को मार पीट कर गिरफ्तार कर लेता है। अगले दिन जेनी ऑफिसर जॉन से कहती है कि हमें मैक्स के घर चलकर देखना चाहिए। जेनी के हाथ कांप रहे होते हैं डर के मारे, इसीलिए ऑफिसर जॉन को उस पर थोड़ा सा रहम आ जाता है। वो उसे साथ में लेकर जाता है मैक्स के लैंडलॉर्ड के पास और झूठ कहता है कि ये मैक्स की फ्रेंड है। मैक्स कॉलेज नहीं आ रहा कई दिनों से, इसको शक है कि वो मिसिंग है। ये सुनकर लैंडलॉर्ड मैक्स का अपार्टमेंट अनलॉक कर देती है और अंदर जाते ही शॉक हो जाती है कि मैक्स बिन बताए यहाँ से कहाँ चला गया। उसका रूम बिल्कुल खाली पड़ा होता है दोस्तों, फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी कुछ नहीं होते घर पर। था तो सिर्फ एक फ्रिज जिसमें मैक्स की लाश पड़ी थी। और लाश को देखकर तो लैंडलॉर्ड और जेनी के होश उड़ जाते हैं। जॉन पहले तो जेनी को चुपचाप उसके घर भेज देता है उसको, ताकि वो ज्यादा रिएक्ट ना करे, और खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। पर होमिसाइड डिपार्टमेंट वाले ये केस जॉन से ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये उनका डिपार्टमेंट है। फॉरेंसिक की टीम भी आती है पर उन्हें उस घर से फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। मतलब किलर बड़ा शातिर है, सारे सबूत मिटा चुका होता है और मैक्स का सारा सामान भी बेच दिया है उसने। ऑफिसर सैम ने भी दोस्तों अभी तक मैक्स की कॉल लिस्ट निकाल ली थी और उससे भी कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, पर उसको एक सिया नाम की लड़की के केस के बारे में पता चलता है जिसके साथ जेनी की तरह ही सेम घटना घटी थी। इसलिए जॉन सिया को बुलाकर उससे पूछताछ करता है। सिया बताती है कि पिछले साल मेरे साथ एक स्कैम हुआ। मैंने सेकंड हैंड मार्केट वेबसाइट से एक डिवाइस ऑर्डर किया था। उसने पैसे तो एडवांस ले लिए थे मगर प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं किया। इसके बाद उसने अपना प्रोफाइल भी उड़ा दिया, मगर फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करके पता लगाया तो मुझे एक और प्रोफाइल मिला। मैंने लोगों को उसके स्कैम के बारे में कमेंट करके बताया और उसके बाद उसने मुझे टारगेट बना दिया। मेरे घर पर बिना ऑर्डर के सामान पहुंचने लग गया। मतलब वो हर सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज करने लगा और फिर उसने मेरी नामौजूदगी में मेरे घर पर भी आना शुरू कर दिया। मेरे घर की चीजें गायब होने लगी। उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से मेंटली टॉर्चर कर दिया था और एक रात तो वो मेरे घर पर आया, मेरा दरवाजा तोड़ने लगा। तभी मैं किसी तरह खिड़की से भागी और लौटकर उस घर में नहीं गई और तभी से मैं लुकी छुपी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरी ओर दोस्तों जेनी ने भी अपना ये अपार्टमेंट छोड़ने का प्लान बना लिया है। वो ब्रोकर से मिलने गई हुई है और अभी उसके 1 महीने भी नहीं हुए थे इस घर पे, इसलिए ब्रोकर सिक्योरिटी अमाउंट वापस करने से मना कर देती है। तो जेनी जब अपने घर पे जाती है तो उसे कुछ पहले अजीब सी स्मेल आती है। वो खिड़की वगैरह खोलती है पर उसे समझ नहीं आता, तो वो रोते हुए मिनी को कॉल करती है कि यार मुझे बड़ा डर लग रहा है। मिनी भी सारी बात जानने के बाद कहती है कि तुम एक काम करो, मेरे घर आ जाओ सोने के लिए। लगता है वो स्कैमर बहुत ही खतरनाक है, मगर जेनी कहती है तुम्हारी तो सासू माँ आई हुई है ना, छोड़ो यार रहने दो, बिल्डिंग के नीचे 2 पुलिस वाले हैं मेरी सिक्योरिटी के लिए, कहकर वो अपने घर पे सोने जाती है। अब अगले दिन जब जेनी काम से वापस घर लौटती है ना, तो खुद अंदर जाकर दरवाजा बंद करती है लेकिन बंद नहीं होता। तो वो पलट कर देखती है, दरवाजे पे उसका बॉस खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है इसके बारे में मुझे मिनी ने सब कुछ बता दिया है। देखो ऐसे वक्त पे तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत ही जरूरी है। मगर जेनी तो डरी भी होती है। फिलहाल तो वो किसी भी मर्द पे भरोसा ही नहीं करना चाहती और फिर अपने बॉस पे तो उसको पहले से शक है कि कहीं यही तो स्कैमर नहीं। वो उसको जाने को कहकर अपना दरवाजा बंद करने लगती है तो उसका बॉस दरवाजा पकड़ने की कोशिश करता है जिसमें उसका हाथ दरवाजे से चिपक जाता है और वो फिर बुरी तरह से तड़पता भी है। पर जेनी दरवाजे को लॉक कर देती है दोस्तों। बाहर से तो बॉस चिल्लाता रह जाता है कि अरे पागल औरत, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, भला किसी को पसंद करना जुर्म है क्या जो तुम मुझे ये सजा दे रही हो? अरे तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की सोच रहा था। लेकिन जेनी फिलहाल उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती, वो तो बड़ी डरी हुई है। इसीलिए वो पहले वॉशरूम जाती है फ्रेश होने के लिए और वहाँ का हुलिया देखकर उसको ऐसा लगता है जैसे थोड़ी देर पहले किसी ने यहाँ का शावर लिया हो। फिर जब जेनी अपने किचन में जाती है तो शॉक, उसकी गैर मौजूदगी में कोई आया था
और वो यहाँ पे खाना वाना खा कर भी गया था। आगे जेनी देखती है उसका कंप्यूटर भी ऑन है, उसमें खुद ब खुद लिखा होता है, अरे आज काम से बड़ी जल्दी चली आई। तो जेनी तुरंत कॉल करके सारी बातें जॉन को बताती है, पर उसके घर से किसी भी दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते और ना ही सीसीटीवी फुटेजेस मिलती है, क्योंकि स्कैमर जेनी के दरवाजे के बाहर वाले सीसीटीवी का एसडी कार्ड लेकर चला गया था। और अब रात में जेनी को अकेले अपने घर पे छोड़ना ऑफिसर को सही नहीं लगता, तो वो उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके आ जाता है। वहाँ भी जेनी को नींद नहीं आती, सपने में भी उसको स्कैमर दिखाई देता है। वो देखती कि मेरे बेड के नीचे स्कैमर छिपा हुआ है, और जब मैंने टॉर्च जलाकर बेड के नीचे देखने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ दबोच लिया। इस डर के कारण वो चीखते हुए जाग जाती है और तुरंत फिर से बेहोश। तो जॉन उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ जेनी को ट्रिप लगते हैं और जॉन उसको रेस्ट करने को कहकर केस को इन्वेस्टिगेट करने चला जाता है। अब शाम में जब जेनी को थोड़ा ठीक लगता है तो वो हॉस्पिटल से आते वक्त अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए कैब लेती है, और तभी उसे स्कैमर का कॉल आ जाता है कि क्यों, मजा आ रहा है ना मुझसे पंगा लेकर। तो वो रोते गिड़गिड़ाते हुए कहती कि तुम ये सब बंद क्यों नहीं कर देते। तो स्कैमर कहता है कि देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें टॉर्चर करना बंद कर दूं तो बिना पुलिस को बताए 10 लाख रुपए लेकर रात के ठीक 10 बजे अपने घर जाओ, और हाँ, अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दो। जेनी अब इन सब चीजों से थक चुकी थी, इसीलिए वो एटीएम से जाकर पैसे निकाल लेती है और अपने घर चली जाती है। उधर ऑफिसर जॉन को भी दोस्तों हॉस्पिटल से अभी तक पता चल चुका था कि जॉनी हॉस्पिटल में नहीं है, इसीलिए वो उसे कॉल करता है तो फोन स्विच ऑफ आता है। अब वो डायरेक्ट उसके घर के लिए निकल जाता है। इधर ऑफिसर सैम को कुछ पता चलता है दोस्तों। वो सीसीटीवी फुटेजेस में नोटिस करता है कि जब भी जेनी के साथ कुछ गलत होता है तब जेनी के अपार्टमेंट में फूड डिलीवरी वाली एक ब्लैक स्कूटी गई हुई है, मतलब फुटेजेस में देखता है वो। और बंदा वो हमेशा फुल हेलमेट पहने हुए होता है, जिसकी वजह से उसका फेस दिखाई नहीं देता। तो वो ये बात जॉन को बताने के लिए कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठा रहा होता है, क्योंकि वो तो खुद जेनी के अपार्टमेंट के लिए निकल चुका है। और इधर हम देखते हैं दोस्तों कि जॉन को उसी ब्लैक हेलमेट वाले ने क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर दिया। जॉन अपनी गाड़ी में बेहोश पड़ा होता है। वहीं वो स्कैमर जल्दी जल्दी जेनी के घर जा रहा होता है, और जैसे ही वो जेनी के दरवाजे का लॉक खोलने के लिए पिन डालता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है, कौन हो तुम। दोस्तों यहाँ पर जेनी का बॉस फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके घर लौटने के इंतजार में था, पर यहाँ उसकी मुलाकात हो गई स्कैमर से। बॉस भी समझ जाता है कि यही है वो आदमी जो मेरी हनी के मनी को हड़पने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो स्कैमर से फाइट करने लगता है। मगर स्कैमर तो डायरेक्ट चाकू से उसको मार के जान ले लेता है उसकी। कुछ देर के बाद जब जेनी अपने रूम में आती है तो थकावट की वजह से सो जाती है, और जब वो जागती है तो अचानक उसकी नजर जाती है सीलिंग पर। वो आज पहली बार नोटिस करती है कि उसके हर रूम में वैसा ही पर्सनलाइज्ड कैमरा लगा हुआ है जैसा उसके मेन डोर के बाहर लगा हुआ है, और इस पे तो पहले कभी जेनी ने ध्यान ही नहीं दिया। यानी इन्हीं कैमरे की मदद से स्कैमर जेनी पे नजर रख रहा होता है। जेनी जब वॉशरूम में जाती है दोस्तों, उसे एक कोने में अपने बॉस की लाश दिखाई देती है। साथ ही उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास भी होता है। जेनी बुरी तरह डर जाती है और वहां से भागने की सोचती है, पर स्कैमर पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसे गिरा देता है, और वो आज पहली बार अपना फेस रिवील करता है और जेनी से कहता है कि मैं मास्क लगाकर सीसीटीवी इंस्टॉल करने भी आया था। इसके बाद वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के कर देता है बेहोश, और अपने साथ रेड कलर की कार में लेकर भागने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है ऑफिसर सैम पे, जो कि लगातार ऑफिसर जॉन को कॉल पे कॉल किए जा रहा था। उसकी तलाश करते करते यहाँ पर आ गया था, और स्कैमर भी अपनी गाड़ी से कुछ चीज निकालकर सैम को जान से मारने की कोशिश करता है, पर सैम वहां से सही वक्त पे हट जाता है दोस्तों, उसकी जान बच जाती है। और इसी बीच ऑफिसर जॉन की भी नींद खुल जाती है, और वो देखता है कि सैम एक रेड कलर की कार का पीछा कर रहा है अपनी कार से, तो वो भी उन दोनों के पीछे चला जाता है। रोड में तीनों ही गाड़ियां बड़ी तेज रफ्तार में एक दूसरे का पीछा कर रही होती हैं। मेन रोड पे पहुंचने पे सैम और स्कैमर की गाड़ी साथ चल रही होती है, और तभी दोस्तों एक ट्रक सैम की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देती है, जिससे सैम की गाड़ी का तो हो जाता है एक्सीडेंट, और वहीं उसकी गाड़ी से स्कैमर की गाड़ी भी पलट जाती है। तो ऑफिसर जॉन सबसे पहले सैम की गाड़ी के पास जाता है, लोगों से हेल्प मांगता है सैम को हॉस्पिटल पहुंचाने में, और वहीं जब वो स्कैमर की गाड़ी के पास जाता है तो देखता है कि वहां पर अधमरी हालत में सिर्फ जेनी पड़ी हुई थी। स्कैमर शायद फरार हो चुका था। इसके बाद दोस्तों तुरंत सैम और जेनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां उनका फौरन ही इलाज शुरू होता है। उसका बड़ा खून बह चुका था। वहीं जेनी जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और काफी सदमे में भी होती है। वो अपना घर भी बदल देती है दोस्तों। इसी दौरान ऑफिसर जॉन आता है होमिसाइड डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास और उनसे मैक्स की कत्ल से रिलेटेड सारे सवाल पूछता है, पर डिपार्टमेंट के ऑफिसर का कहना होता है कि हमें तो कोई सबूत नहीं मिला था, ऊपर से सीरियल किलिंग का ही केस भी आया था, तो मैक्स का केस क्लोज हो गया था। अब ये सुनने के बाद जॉन को बड़ा गुस्सा आता है। ऊपर से दोस्तों सैम की भी मौत की खबर मिल जाती है, तो वो ये बात मिलकर जेनी को बताता है। जेनी को भी बड़ा अफसोस होता है सैम की मौत पे कि मुझे बचाने के चक्कर में बेचारे की मौत हो गई। ऑफिसर जॉन अब जेनी से हेल्प मांगता है
स्कैमर का स्केच बनवाने के लिए। पर वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जब वो घर जाने लगती है मेट्रो से तो वो कुछ लड़कियों को आपस में बातें करते हुए सुनती है कि देखो ना, ये सामान सेकंड हैंड मार्केट साइट पे कितने कम दाम में मिल रहा है, क्योंकि वो सेलर विदेश शिफ्ट होने वाला है। जिससे दोस्तों जेनी को समझ आ जाता है कि स्कैमर इतना होने के बाद भी पीछे नहीं हटने वाला। मतलब वो और शिकार ढूंढ रहा है और मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाएगा। साथ ही उसे स्कैमर की वो आखिरी बात भी याद आती है जो कि उसने गाड़ी से भागते वक्त कही थी। वो कह के गया था कि मैं दोबारा लेने जरूर आऊंगा, मैं ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। जिसके बाद जेनी का दिमाग खराब हो जाता है और वो कॉल लगाती जॉन को और मिलने को कहती है। फिर वो अपनी फ्रेंड मिनी की सहमति से सेकंड हैंड मार्केट साइट पे मिनी के नाम और फोटो से एक बायर की प्रोफाइल बनाती है। उसे एक बायर की प्रोफाइल मिल भी जाती है और फिर उसको एक सेलर की प्रोफाइल भी मिल जाती है जो कि विदेश में शिफ्ट होने की वजह से अपनी चीजें बेच रही थी। जेनी समझ जाती है कि ये सेलर कोई और नहीं बल्कि वही स्कैमर है जो कि इस बार लड़की की आईडी के आड़ में अपना टारगेट ढूंढ रहा है। तो जेनी उससे मिनी बनकर बातचीत करती है और अगले ही दिन सामान लेने के लिए, मतलब वो डायसन लेने के लिए रोड साइड पहुंच जाती है। इस बार वो ये खरीदना चाह रही है और मतलब वो स्कैमर ये बेचना चाह रहा है। जॉन भी उसके पीछे पीछे ही जाता है, मगर वो अपनी कार में था और लोकेशन से कुछ दूर पर ही भयंकर ट्रैफिक में फंस जाता है। पर जॉन और जेनी कॉल पे कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे कॉल पे जॉन स्कैमर की आवाज सुनता है तो वो अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल ही लोकेशन पे जाने लगता है और उधर वो स्कैमर जल्दी से जेनी को पे करने को कहता है कि जल्दी करो। तो वो उसको अपनी बातों में उलझाती है कि सेलर तो एक लड़की थी ना। तो स्कैमर कहता है हाँ वो मेरी बहन है, किसी रीजन की वजह से वो नहीं आ पाई इसीलिए मुझे भेज दिया। जेनी ने दोस्तों अपने बाल कर्ली कर लिए थे, अपना ड्रेसिंग स्टाइल भी बिल्कुल मिनी की तरह कर लिया था। साथ ही उसने कैप और चश्मा भी लगा के रखा होता है ताकि स्कैमर उसे पहचान ना पाए। आगे जेनी कहती कि मेरी एक फ्रेंड ने ऐसे ही सेकंड हैंड डायसन लिया था लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे चेक करना है कि ये सही से काम कर भी रहा है या नहीं। तो तब स्कैमर कहता है कि देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, आप अपने घर चलो, मैं बाहर रहूंगा, आप अंदर जाके चेक कर सकती हो, क्या दिक्कत है इसमें, और उसके बाद ही मुझे पे करना। तो जेनी मान जाती दोस्तों, क्योंकि अभी तक जॉन वहां नहीं पहुंचा था स्कैमर को पकड़ने के लिए। आगे हम देखते हैं कि जेनी अपने न्यू अपार्टमेंट का गेट जैसे ही खोलती है वैसे ही स्कैमर उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के कर देता है बेहोश और अंदर जाता है ये देखने के लिए कि इस लड़की के घर पे क्या क्या सामान है जिसे मैं सेकंड हैंड मार्केट में बेच सकता हूँ। पर पूरा घर खाली होता है, यहाँ तक कि उसका अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हुआ है और ये चीज स्कैमर को बड़ी शॉकिंग लगती है और वो अपनी बायर को देखने जाता है पर वो वहाँ पे नहीं होती। दरअसल दोस्तों जेनी ने तो सिर्फ बेहोश होने का नाटक किया था। फिलहाल तो वो बालकनी में छिपकर जॉन को कॉल करके बुला लेती है, पर जल्द ही स्कैमर उसको देख लेता है। वो बालकनी के कांच का दरवाजा तोड़कर पहुंच जाता है उस तक और उसको ध्यान से देखने पे पहचान भी जाता है। जेनी से कहता है कि मुझे लगा था अब तुम मुझे नहीं मिलने वाली, मुझे लगा कहीं अच्छी जगह छिपकर तुम अपनी जिंदगी गुजारोगी, मगर तुम खुद ही मेरे पास चल कर आ गई। एक तुम ही हो जो मुझे पहचानती हो और तुम्हें तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। जिसपे जेनी कहती है कि तुम्हें गलत लगता है कि तुम्हारा चेहरा सिर्फ मैं ही पहचानती हूँ। जब स्कैमर पीछे पलट के देखता है दोस्तों तो वहाँ लाइव कैमरा फिट होता है, जिससे उसको जेनी पे आता है बड़ा गुस्सा। अब तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, टूट पड़ता है उस पे और तभी वहाँ पे जॉन पहुंच जाता है। फिर तो होती इन दोनों की फाइट, जॉन और स्कैमर की, लेकिन स्कैमर उसको चाकू मार देता है। फिर वो जॉन को भी अधमरा कर देता है। तभी पीछे से जेनी स्कैमर पे कील वाली मशीन से हमला कर देती है, लेकिन वो स्कैमर भी उसको बुरी तरह मारता है और जैसे ही वो चाकू उठाकर जेनी का काम तमाम करने की कोशिश करने वाला था वैसे ही जॉन दौड़ कर आता है, स्कैमर को लेकर बालकनी से कूद जाता है नीचे। दोनों कार रूफ पे जा गिरते हैं, जिसमें स्कैमर नीचे और जॉन उसके ऊपर गिरा होता है। इससे स्कैमर को तो गहरी चोट लगती है, पर फिर भी दोस्तों वो अपने चाकू से जॉन पे आखिरी बार हमला करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी जेनी जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। फाइनली इस तरह यहाँ पे स्कैमर की होती है मौत, लेकिन जेनी बहुत रोती है दोस्तों, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि क्या हो गया मेरी लाइफ में ये अचानक। मतलब वो किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई। हालांकि अगले दिन से वो अपनी लाइफ में नॉर्मल जीती है, पर अभी भी ऑनलाइन मार्केट में डेली सेकंड हैंड सामान की खरीद चलती रहती है, लेकिन उसमें बहुत ही घपला होता है। पता नहीं कब किसकी मुलाकात किस तरह के स्कैमर से हो जाए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।